भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आपने यहाँ के वर्षों तक सांसद रहे। अभी हमारी सरकार में माननीय लोक निर्माण मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय राकेश सिंह जी का। इस अवसर पर माननीय सांसद आशीष दुबे जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आप ग्रामीण जिले के अध्यक्ष भी रहे, अभी लोकप्रिय सांसद हैं। इस अवसर पर माननीय महापौर श्रीमान जगत भार्गव अन्नू जी, आपका भी अभिनंदन है। जरा मैं नाम बोलता जाऊं, आप ताली बजाते जाना। माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, आपका अभिनंदन है। माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, आपका भी अभिनंदन है। अध्यक्ष रिंकू विज जी, आपका स्वागत है। हमारे दोनों अध्यक्ष मान्यवर रत्नेश सोनकर जी, माननीय राजकुमार पटेल जी, देखो आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पूरे मंच का आपने ध्यान रखा। और इस अवसर पर हमारे विद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। हमारी संस्कार धानी, न्याय धानी, अतीत के काल की माँ त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित यह अद्भुत मां नर्मदा के आशीर्वाद से दुनिया की सर्वाधिक आकर्षक नगरियों में से एक जबलपुर, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया में कहीं भी घूम के आइए, इतनी सुंदरता और मां नर्मदा का तो क्या वैभव दिखता है। भेड़ा घाट नहीं आए, स्वर्ग में आ गए। इंद्र के दरबार को जो चुनौती देती है वो हमारी अपनी भेड़ा घाट की आभा, प्रसिद्धि, वो आनंद, और ऐसे आनंद जिस आनंद के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए मां नर्मदा की वो विराट अविरल धारा जिस नगरी से होकर के निकलती है, इतना ही आनंद के साथ अतीत का गौरवशाली पक्ष भी हमारे जबलपुर से जुड़ता है। जाबालीपुरम ऋषि के नाम पर स्थापित उस गौरवशाली अतीत की नगरी में कई सारे इतिहास के पृष्ठ समेटे हुए हैं। हमारी रानी दुर्गावती, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री और सभी मित्रों को। हमारी कैबिनेट अगर पहली बार कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी सरकार का संकल्प कैबिनेट नहीं था, वो विकास का संकल्प था। और आज के दौर में वो और समसामयिक होगा, उसका महत्व बढ़ जाता है। इस नाते से भी इस देश की आन बान शान के लिए रानी दुर्गावती ने भी उस समय के मुगल शासक अकबर के सामने सरेंडर होने से मना करते हुए अपने आप का चाहे प्राणांत कर दिया, लेकिन हमारी इज्जत को चार चांद लगा करके आजादी की कीमत बताने का प्रयास किया है। वही ये समय आज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, और उस देश के अंदर चुने हुए नागरिकों के जीवन की कीमत, हमारा स्वाभिमान और गौरवशाली अतीत क्या होता है, वो आज हमारे बीच पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर धूल चटा करके बताने का प्रयास किया है। जोरदार अभिनंदन करो सभी वीर सैनिकों का, सारी सेना का। दुनिया ने देखा है हमारे अपने देश के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नींद खुली नहीं, आंख पलक झपकने का मौका नहीं दिया। और आज तक के जितने आक्रमण हुए पाकिस्तान के हमारे बीच में से, जब जब उसको धूल चटाई, उसमें सर्वाधिक तेज गति से और सर्वाधिक मारने वाला अगर कोई आक्रमण हुआ, यह भारत के द्वारा किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने तमाम प्रकार के अलग अलग उपायों के माध्यम से सरकार जब बनाई, और सरकार के माध्यम से जो काम हुए, एक एक काम जो असंभव जैसे लगते थे, लेकिन यहाँ की शिक्षा नीति के बलबूते पर सच्चे अर्थों में हम तो उस बात को याद करें
जबलपुर वो संस्कार धानी है जहां लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कांग्रेस पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जीत करके यहां को गौरवान्वित किया था। ये वो स्थान है। जोरदार अभिनंदन करो अपने स्वर्गीय भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के अंदर जब तक कि देश की एक एक चीजों के लिए अपने देश के नागरिकों के अंदर तड़फ नहीं होगी, उनके मन के अंदर की अपने देश के प्रति ललक स्थापित नहीं होगी, तब तक देशभक्ति का परवान चढ़ना मुश्किल जाता है। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति थे जिनके एक एक जीवन के घटनाक्रम एक से बढ़कर एक, वो अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता जिनके साम्राज्य का, उनके खिलाफ आजाद हिंद फौज लड़ा करके उनने अंग्रेजों को उस समय घुटने के बल लाए थे। आज मैं इस बात के लिए फिर कहना चाहूंगा, वो जो जोश था, हमें बड़ा आश्चर्य के साथ कहना पड़ेगा, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा। हम दलों की बात नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका वो परिश्रम आखिरकार देश के साथ किस रूप में होना चाहिए, उनका उसी प्रकार का दूसरा एक और इतिहास जुड़ता है। जब देश आजाद हो रहा था, आजाद होने वाले देश के समय लगभग 1000 साल की गुलामी, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद गुलाम देश की आजादी के आधार पर क्या मापदंड होना चाहिए, किस प्रकार से देश का मस्तक दुनिया के सामने गर्व से गौरवान्वित होना चाहिए, हम सब भूले नहीं उस बात को। मोहम्मद गौरी के माध्यम से गजनी के साथ एक कलंक की घटना जुड़ी थी, सोमनाथ के मंदिर को लूटने की और मंदिर को तोड़ने की। उस बात का प्रतिकार हमारे अपने राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने किया था। जोरदार अभिनंदन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, जो देश की पश्चिमी सीमा पर हमारे बीच आसमान से बातें करते हुए वो देवालय था, उसको नष्ट भ्रष्ट तत्कालीन आक्रांताओं ने किया था। लेकिन आजादी के बाद उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए देश की सनातन संस्कृति के प्रति उनने अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए, सच्चे अर्थों में आजादी वो होती है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, सोमनाथ के उस बड़े योगदान को याद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न भी, और हमारे लिए नर्मदा के किनारे केवड़िया धाम में क्या धाम बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जोरदार अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। दलों की सीमा से उठ करके वो उस समय कांग्रेस के नेता थे, लेकिन देश के लिए जो उनने किया, हमें इस बात का गर्व भी होना चाहिए। और इस बात का भी गर्व होना चाहिए, एक तरफ 47 के उस बड़े योगदान का सम्मान करना, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, ये न्याय की नगरी भी है जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि हाँ, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। बोलो जय जय श्री राम। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के लिए गए निर्णय को मध्य प्रदेश ने ही, हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय किया था 3 तलाक का। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गलत है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में तत्कालीन दिल्ली की सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने उसको अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने इतने महत्वपूर्ण फैसले को बदल दिया। गणतंत्र के अंदर वो काला पृष्ठ है। मैं जवाबदारी के साथ बोलना चाहता हूं, जनता की चुनी हुई सरकार जनता की मनोभावना के साथ ऐसे निर्णायक पल में तो ध्यान में आती है। हाँ, हमें इस बात का गर्व है,
उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी दोबारा लागू कराने का अगर किसी के पास यश आया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आया है। और वो तीसरा फैसला धारा 370 का, जिसके साथ 40,000 निरपराध सेना के अधिकारी, जवान, जम्मू कश्मीर के सभी प्रकार के नागरिक, पूरे देश के लोगों के साथ जो हत्याएं हुई थी, उस धारा 370 के कलंक को मिटाने का भी सामर्थ्य अगर किसी में है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार में है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। और धारा 370 क्या हटी, पूरा देश की राष्ट्रभक्ति उफान लेने लगी। पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अगर खड़ा हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान वो धारा 370 के कलंक को मिटाने का था। इसलिए मैंने कुछ उदाहरण सामने दिए हैं। माननीय राकेश सिंह जी, आपने कहा कि ये विद्यालय का नाम सांदीपनि विद्यालय किया है, ये सही बात है। सीएम राइज इसका नाम था, तो सीएम राइज भाई, मुख्यमंत्री तो बनते बिगड़ते रहेंगे, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन देश की जड़ों से जुड़कर निर्णय करने की आवश्यकता है। देश की सनातन संस्कृति के इतिहास में शिक्षा क्या होती है, शिक्षार्थी क्या होता है। एक गोकुल वृंदावन में निहायत देहात के छोटे से स्थान पर आकर के कंस जैसे महाबली पराक्रमी को उसके घर के अंदर मार करके अन्याय का बदला लेने का काम गोपाल कृष्ण ने किया था। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन उस समय का समाज कितना जागृत था, शिक्षा की महत्ता तब भी कितनी अच्छे से समझता था। जब गोपाल कृष्ण के लिए चाहते तो समाज उनको सिंहासन पे बिठाते, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक राजा को जिसने मारा, उसके शासन का अंत हुआ, तो जो विजेता है वही तो कुर्सी पे बैठता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस समय के निर्णय को माना। समाज ने निश्चित किया कि गोपाल कृष्ण ने काम तो बड़ा किया है, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। इसलिए वो शिक्षा दीक्षा के लिए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए उज्जैनी लाए गए। उज्जैनी में महर्षि सांदीपनि, जिनके नाम पर यह विद्यालय, थोड़ा सा उनका इतिहास भी बताना चाहूंगा। सांदीपनि वो ऋषि है जिनका पहला आश्रम तो बनारस काशी में था, लेकिन कंस ने जैसे सत्ता संभाली, अपने आतंक और तमाम प्रकार की गतिविधि प्रारंभ की। ऐसे में सांदीपनि जी को गुरुकुल बंद करके अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर के वो तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। और जैसा अभी भी आजादी के समय देश था, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सब प्रकार के विदेशी सत्ताएं अपने भारत के इर्द गिर्द थी। उस समय भी खराब समय था। वैसे ही एक बर्बर जाति जो जम जाति के नाम से जानी जाती है, कोई उसको यम जाति भी बोलता था। उन्होंने देश के उस भूभाग पे, जिसको द्वारका कहते हैं, प्रभास पाटन कहते हैं, उस क्षेत्र में अपना अड्डा जमा लिया था। भगवान के गुरु सांदीपनि जी अपनी पत्नी और 6 महीने के बच्चे को लेकर उधर तीर्थाटन करते निकल रहे थे। वहां के लोगों ने, ये आतंकवादियों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि ये बहुत बड़ा नाम है सांदीपनि जी का। उनको मालूम था कि ये 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, सब प्रकार की शिक्षा देने में समर्थ है। सांदीपनि जी से कहा कि हमारे बच्चों को भी सिखाओ, आप जो जानते हो। ये हमारे लिए सभी अपनी शैक्षणिक परिवार की शिक्षा के प्रति गुरुओं का क्या महत्व है। सांदीपनि जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो उनके उस बदलाव का। सांदीपनि जी ने कहा कि भले ही मेरी जान चली जाए, मेरी शिक्षा के लिए पात्र वही है, सुपात्र वही है जो इस देश की जड़ों से जुड़ता है, जो देशभक्त हो। लेकिन आपको यह अधिकार नहीं कि आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसा होता है, आतंकवादी अपने तरीके से काम करते हैं। उनने बच्चे को छिना लिया, दोनों के साथ, पति पत्नी के साथ मारपीट की, दबाव दिया। लेकिन सांदीपनि जी झुके नहीं। मजबूरी में उनने कहा कोई बात नहीं,
आप हमारे बच्चों को अगर नहीं पढ़ा सकते, हम जो करते हैं आपके बच्चों को वैसा बना देंगे। वो 6 महीने का बच्चा छिना लिया उनके पास, वो 11 साल तक बंदी रहा उनके पास। भगवान कृष्ण का समय जब आया, जब तक वो उज्जैन में आश्रम चलाते चलाते 11 साल हो गए। भगवान कृष्ण जब यहाँ आए तब वो कंस को मार के आए थे, और कंस के ससुर थे जरासंध। जरासंध बहुत बड़े राजा थे, उनकी सेना बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली थी। ऐसे में जैसे उनको लगा कि उनके दामाद को मार दिया, तो जरासंध की सेना मथुरा की तरफ बढ़ी। इधर भगवान की शिक्षा चली रही थी, उनको सूचना मिली कि आपको तुरंत मथुरा पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जरासंध की सेना से मुकाबला कौन करेगा। भगवान के सामने दुविधा थी, तुरंत वो वहां मथुरा निकलने के लिए तैयार हुए। इसी बीच सांदीपनि जी के यहाँ से गुरु माता ने कहा, कृष्ण आप जा रहे हो तो अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा क्या दोगे? उन्होंने कहा, माता जी जो आप चाहोगे। तो वो रहस्य उद्घाटित करते हुए कहती है कि हमने ये रहस्य आज तक किसी को नहीं बताया। कई बच्चे आके पढ़ के निकल गए, लेकिन वो संभावना उनमें नहीं है। और उनने रहस्य बताया कि तुम्हारा ही जैसा एक भाई, हमारा पुत्र, वो जम जाति के पास बंदी है, अपहरण कर रखा उसका। तुम अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो उस बच्चे को लाके दे दो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण की भी लीला देखो, उनके मन का संकल्प देखो। वो मथुरा की इतनी कठिन स्थिति को छोड़ करके मई से संकल्प करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ हथियार चाहिए, मैं अपने गुरुपुत्र को लाऊंगा। महर्षि सांदीपनि कहते इंदौर के पास जाना पाओ है, हथियार हमारे आश्रम में नहीं होते, माँ हमारे भगवान परशुराम जी है, ये सारे हथियार उनके पास मिलते हैं। और ये एक ऐसा इतिहास बना है कि परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। बोलिए भगवान परशुराम जी की। परशुराम जी के लिए सुदर्शन के साथ भगवान कृष्ण ने न केवल सांदीपनि जी के पुत्र को प्राप्त किया, बल्कि वहां के जम नाम की जाति को खत्म करते हुए वहां का राज्य भी अपने भगवान बड़े भाई भगवान के बलराम, उनकी राजा की बेटी से विवाह कराया और वहां से चलकर उज्जैन आए। भगवान ने सांदीपनि जी का पुत्र लौटाया। तो ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं, इसमें सांदीपनि जी का सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमको ये जगह जगह इस बात को गाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि गुरु की परंपरा कितनी महान है। अपने बच्चों को 11 साल छोड़ करके दूसरे बच्चों के साथ पढ़ा लिखा कर उनको भारत के सेवा में आगे लगाना, ऐसे में इतना उज्जवल इतिहास अगर किसी विद्यालय के नाम पर हमारे लिए सांदीपनि जी के गुरु के माध्यम से जुड़ता है, तो जब नई पीढ़ी निकल के आएगी, ये जो सांदीपनि विद्यालय की कल्पना है, ये कितनी अद्भुत कल्पना है। 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। पहली बार सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अभी तक सुनते थे खेल के सभी प्रकार के, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, नृत्य की, योग की, सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा, वो सारी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल में होगी। सारे प्रकार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग प्रकार की जितनी प्रयोगशाला है, वो सारी प्रयोगशाला एक अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में जो हो सकता है, उससे अच्छी शिक्षा अगर कहीं मिलेगी, इन सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से मिलेगी। सरकारी विद्यालयों का महत्व क्यों स्थापित नहीं होना चाहिए? मुझे गर्व है, मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ के निकला हूं। हमारे सरकारी विद्यालयों में अभी इस साल के जो रिजल्ट आए हैं, मुझे बड़ा आनंद है इस बात को बताते हुए। कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा हमने 10वीं और 12वीं के, इतने अच्छे रिजल्ट आए। पहले तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे सरकारी विद्यालय के सभी स्टाफ का, बच्चों का। और उससे आगे बढ़ करके हमारे अभी तक के रिकॉर्ड तो टूटे ही टूटे हैं, लेकिन जितने बच्चे मेरिट में आए उसमें 70% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से निकले। ये और आनंद की बात। इतना अच्छा हमारा ये सरकारी अपने सिस्टम का परिणाम है। ऐसे में विद्यालयों के अंदर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए हमारे बच्चों के लिए हम गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अब तो प्रावीण्य सूची वाले बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, जो मांगोगे सब देंगे।
लेकिन अपनी क्षमता योग्यता से आप श्रेष्ठ नागरिक बनो, देश की सेवा करो, प्रदेश की सेवा करो। दुनिया भारत का इंतजार कर रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो आइए हम सब मिलकर के सांदीपनि विद्यालय के इस मॉडल स्कूल को आज सबके बीच लाने के लिए, भूमि पूजन के लिए माननीय विधायक जी, यहाँ के हमारे माननीय विधायक और सरकार के यशस्वी मंत्री हैं, आपको और आशीष जी सहित पूरे मंच को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आज के भूमि पूजन की बड़ी सौगात। इतना बड़ा काम है, वाकई में काम तो हम कई करते हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा विद्यालय का यहाँ सौगात मिलेगी इस बरगी हिल्स के अंदर, वाकई ये सब प्रकार से प्राकृतिक खूबसूरती का बड़ा केंद्र भी है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर के सभी नागरिकों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। जरा जय बोलना तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, हाथ ऊपर करके एक साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।